आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी हमारा जो हेडिंग था प्रकाश का अपवर्तन, उसका परिभाषा देखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की रंग आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है, लेकिन प्रकाश की वेग एवं तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, दोनों ये चीज दोनों वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित किरण अपने मूल पथ से विक्षेपित होकर अविलंब की ओर झुक जाती है। जैसे फिगर से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारा अपवर्तक सतह हो गया, ये अविलंब हो गया, ठीक, ये हमारा सघन माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम हो गया, ये हमारा सघन हो गया। सघन विरल का मतलब, विरल का मतलब सिर्फ ये खंडा नहीं, यहां से ऊपर विरल और यहां से नीचे सघन, ठीक। हमारा ये इंसिडेंट रे हो गया, ए ओ यानी आपतित किरण हो गया। इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, सीधे इसको चले जाना चाहिए था, ऐसे भेजते हुए छेदते हुए, लेकिन क्या हुआ, ये हमारा सघन माध्यम है तो ये क्या करेगा? अविलंब की तरफ झुक जाएगा। यानी हमारा ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? आई। यहाँ नॉर्मल के साथ जो बनता है वो आर, ठीक। इसके जस्ट बाद अब हम लोग ये देखेंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित किरण अविलंब से दूर भागती है। ये देखिए कैसे होता है। ये हमारा कौन सा सतह हो गया? अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह। ये हमारा नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। मानते हैं पहले कौन सा? सघन है, ये सघन माध्यम है, और ये कौन सा है? विरल है। ये हमारा सघन है, विरल है। तो बताइए इसको जाना चाहिए था कैसे? इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? जैसे इसको मिला सघन, सॉरी विरल, विरल से जैसे ये सघन में है ये दूर भागा, यानी ये हमारा हो जाएगा आर और ये हमारा हो जाएगा आई। यानी देखिए विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो उस समय आई जो होता है वो बड़ा होता है किससे? आर से, ठीक है। लेकिन वहीं जब क्या होता है? सघन से विरल में प्रवेश करता है तो आई से बड़ा क्या होता है? आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम निम्नलिखित है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम निम्नलिखित है। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, वहां भी हमने 2 पढ़ा था और यहाँ भी 2 पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए फर्स्ट में क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। वहां पे क्या होता था? तीनों एक ही तल में होता था। चलिए अब यहां देखिए, किसी माध्यम की अपवर्तनांक एवं आपतन कोण की ज्या का गुणनफल हमेशा नियत होती है। यानी फिर से एक बार देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू एवं आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मतलब क्या हो गया? साइन आई। आपतन कोण की ज्या का गुणनफल हमेशा नियत होता है। जैसे हमने जो भाषा में लिखा उसको दिखाया, दैट मींस यानी इसको अर्थात पढ़ते हैं, ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू1 i1, तो इधर होगा म्यू2 साइन i2, ठीक। उसी प्रकार से जब कांस्टेंट होता है तो इसी तरह से चलता है, इस तरह हमने किया। फिर लिखा अगर i1 इक्वल टू, यानी अगर या यदि आप कर दीजिए, इफ यदि i1 इक्वल टू आई तथा i2 इक्वल टू आर हो तब म्यू1
म्यू1 साइन i1 की जगह पर i लिख देंगे इक्वल टू म्यू2 साइन r। अब देखिए साइन i को रहने दीजिए, साइन r को इसके नीचे लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो म्यू2 बाई इतना हो गया। अब इतना हो गया तो साइन i बाई साइन r जे कहते हैं। और देखिए जो नीचे में होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर में होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया साइन i बाई साइन r इक्वल टू म्यू1 2। अब देखिए दैट मींस यानी ये जो लिखे है इसका मतलब क्या है वो चीज हम लोग समझते हैं। आपतन कोण की जाया यानी आपतन कोण की जाया यानी आपतन कोण क्या साइन i की जाया साइन i एवं अपवर्तन कोण की जाया यानी अपवर्तन कोण की जाया का मतलब क्या हो गया अपवर्तन कोण। और देखिएगा अपवर्तन का मतलब साइन r की सॉरी आपतन कोण की जाया एवं अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात हमेशा नियत होता है। देखिए sin i by sin r इक्वल टू कांस्टेंट तथा इस नियत मान को क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। नियत मान को ये जो कांस्टेंट था ये जिसको हमने कांस्टेंट अभी बोला इसका दूसरा नाम क्या है नियतांक, इसको नियतांक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी अपवर्तनांक बोलते हैं, नियत मान को अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्नेल का नियम क्या है तो क्या होता है sin i by sin r इक्वल टू म्यू होता है, म्यू भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए नोट में पढ़ते हैं प्रथम माध्यम की अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम यानी जो माध्यम फर्स्ट है उसका अपवर्तनांक मान लिए म्यू1 है एवं प्रथम माध्यम में आपतन कोण की जाया यानी sin i है का गुणनफल दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू2 एवं दूसरे माध्यम की आपतन कोण की जाया यानी sin r का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। जो चीज हमने यहाँ निकाला है उसी को हमने यहाँ पे नोट में दिखा दिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ये चीज, ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने लिख दिया। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से हमने ये लेट करके ये जो लाया था इसी को भाषा में क्या किया गया दर्शाया गया, भाषा में वहां लिखा गया है। चलिए और इसके बाद में हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यानी अपवर्तनांक, जो हमारा यहाँ प्रथम माध्यम सेकंड माध्यम मतलब कि प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए जब हम लोग ले रहे थे तो वो अपवर्तनांक अपवर्तनांक बोल रहे थे, वो अपवर्तनांक क्या चीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की वेग एवं किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक फिर से एक बार देखिए, निर्वात में प्रकाश की वेग निर्वात में एवं किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यह विमाहीन होता है और मात्रकहीन होता है। विमाहीन और मात्रकहीन इसलिए होता है क्योंकि देखिए प्रकाश में निर्वात का माध्यम जो भी रहेगा यहाँ यूनिट आएगा, फिर यहाँ भी तो वेग है ना, प्रकाश का ही वेग है ना, इसका भी यूनिट आएगा, यूनिट कट जाएगा, इसलिए ये क्या होता है विमाहीन होता है एवं मात्रकहीन होता है। दैट मींस इसको क्या लिख दिया हमने म्यू द्वारा सूचित करते हैं। म्यू ये निर्वात में प्रकाश का वेग यानी आप भी लिख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग हम लोग c लेते हैं इसलिए हमने c लिखा, और माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है vm ले लिया यानी प्रकाश का वेग मीडियम में m पर मीडियम, तो म्यू हो गया इक्वल टू c बाई vm इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा m हो जाएगा। लैम्डा m e ऐसे मत कीजिएगा, लैम्डा से लैम्डा काट के m छोड़ दीजिएगा। ये मीडियम का वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है। ये कैसे आता है देखिए, होता है वेलोसिटी v इक्वल टू तरंग दैर्घ्य बाई टाइम पीरियड, यानी ये आपका क्या हो गया लैम्डा बाई टी होता है। लैम्डा बाई टी इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्डा होता है। 1 बाई टी का होता है n, 1 बाई टी का होता है n, तो n लैम्डा, तो इसके लिए आएगा लैम्डा, यहाँ आएगा n लैम्डा और इसके लिए आएगा n लैम्डा m, तो n से n कट जाएगा यानी लैम्डा बाई ये। यानी आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश के वेग बाई माध्यम में प्रकाश का वेग इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बटा मीडियम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। विचलन कोण एवं पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। यानी एक क्वेश्चन है विचलन कोण और दूसरा क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक प्राप्त करें, यानी पार्श्विक विस्थापन का ये बोल रहा है एक्सप्रेशन ज्ञात करने के लिए, ठीक है।
एक्सप्रेशन ज्ञात करने के लिए तथा बोल रहा है क्या, दो या दो से अधिक माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध ज्ञात करना है, यानी पार्श्विक विस्थापन जो हमको निकालना है ना, वो दो या दो से अधिक माध्यम के बीच में निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विचलन कोण क्या है। तो पहला विचलन कोण को परिभाषित करते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तित किरण अपने मूल पथ से विक्षेपित हो जाती है। आपतित किरण की मूल पथ एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस फिगर पे देखते हैं, ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण का ये मूल पथ है, ठीक है, ये मूल पथ है, लेकिन ये विरल से जब सघन में जाती है, ये कांच का स्लैब है, ठीक है, कांच की पट्टी है, तो जब कांच की पट्टी में जाएगा, ये तो सघन है, ये विरल है, सॉरी ये विरल है, ये सघन है, तो सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, विलंब की तरफ झुक गया, यानी क्या बोला, अपवर्तित किरण। यहाँ ये आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और आपतित किरण के मूल पथ के बीच के कोण को क्या करते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यही है विचलन कोण, डेल्टा से सूचित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, विचलन कोण हो गया पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, अब ये देखिए, आपतित किरण की मूल पथ, आपतित किरण की मूल पथ एवं निर्गत किरण की पथ के बीच की न्यूनतम दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी यहां देखिए फिगर के माध्यम से आपतित किरण की मूल पथ ये और निर्गत किरण की पथ के दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यही है, इसको डी से सूचित करते हैं। पार्श्विक विस्थापन यही हुआ, सी डी से सूचित करते हैं। फिर देखिए आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण की मूल पथ, ये मूल पथ हो गया, एवं निर्गत किरण की पथ, ये निर्गत किरण की पथ के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी जो होता है वो क्या होता है, लांबिक दूरी को बनता है ना, तो लांबिक दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। इसको दूसरे भाषा में देखते हैं, यानी दूसरे तरह से भी परिभाषित करते हैं। यदि आपतित किरण की माध्यम एवं निर्गत किरण की माध्यम समान हो तब आपतित किरण की मूल तथा मूल पथ, सॉरी आपतित किरण की मूल पथ एवं निर्गत किरण की पथ एक दूसरे के समानांतर होती है। इसी समानांतर पथ के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला है कि आपतित किरण हमारा ए बी हो गया, आपतित किरण के माध्यम एवं निर्गत किरण के माध्यम समान होता है। देखिए तो ये हवा है, यहाँ स्लैब के बाद यहाँ जहां तक कांच खत्म होता है उसके बाद फिर हवा ही आता है ना, तो निर्गत किरण ये ना हुआ, तो दोनों तो माध्यम समान हुआ। माध्यम समान हो तब आपतित किरण की मूल पथ एवं निर्गत किरण की पथ, आपतित किरण की मूल पथ ये हुआ और निर्गत किरण की पथ दोनों क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। इसी समानांतर पथ के बीच की न्यूनतम दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित करते हैं, जो फिगर की सहायता से हमने समझाया। देखिए इसमें क्या था, 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक प्राप्त करें, उसके लिए हमने फिगर बनाया है। फिगर को समझते हैं। ए बी हमारा क्या है, आपतित किरण है, फिर बीसी क्या हो गया, अपवर्तित किरण है। किसमें अपवर्तित, मतलब कि स्लैब में अपवर्तित हुआ, आपतित किरण अपवर्तित होकर के स्लैब में अंदर जो आया है बीसी, फिर क्या हुआ, फिर यहां से निकलते समय में एक बार फिर अपवर्तित हुआ है और अपवर्तित होकर किधर गया, अपवर्तित होकर के बाहर निकला। यानी यहाँ देखिए एक बार यहाँ से माध्यम है या माध्यम से फिर बाहर निकला, तो यहाँ से देखिए जब माध्यम, यहाँ से जब माध्यम में गया तो इसको क्या बोले, अपवर्तित किरण। फिर यहाँ से एक बार अपवर्तित हुआ है, तो अपवर्तित हुआ ना, तो इसी अपवर्तित किरण को क्या निर्गत किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, निर्गत किरण यहाँ पे इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि निर्गत का मतलब ये बाहर निकल गया। ठीक है, आप चाहे तो अपवर्तित किरण भी बोल सकते हैं, अपवर्तित किरण ये भी, अपवर्तित किरण ये भी है। ठीक है, लेकिन ये माध्यम से बाहर निकल गया, जो स्लिट में हम काम कर रहे हैं, जिस ग्लास के पट्टी में काम कर रहे हैं उससे बाहर निकल गया, इसलिए इसको क्या बोले, निर्गत किरण बोले। ठीक, तो ये आपतित हो गई, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तित के बाद में ये निर्गत किरण हो गई। तो ये आपतित हो गई, तो जो एंगल होता है वो किसके साथ, विलंब के साथ में, ये I1 यानी इंसिडेंट एंगल। अब इसके बाद देखिए ये जब सघन से, अब सॉरी विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की तरफ झुकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो गया, यानी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो गया तो मानिए इस सतह पे आएगा, तो फिर यहाँ के लिए और विलंब से यहाँ के लिए, इस पॉइंट के लिए ये कौन सा रे हो गया, इस पॉइंट के लिए ये जो रे आया है, इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, यानी I2। फिर इस पॉइंट के लिए ये रे कौन सा हो गया,
ये रे कौन सा हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, यानी R2 हो गया। ठीक, ये N1 क्या है, फर्स्ट सतह पे, फर्स्ट अपवर्तक सतह पे क्या डाला गया, लंब डाला गया, ये सेकंड पे डाला गया, N2 हो गया। ठीक, डेविएशन को D द्वारा सूचित किया गया। ये स्लिट जो है, ये आयताकार पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो कितना है, T है। चलिए, ये जो स्लैब है उसका नाम क्या है, PQRS है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं क्या इसका जो है अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक μg दिए हैं और हवा का अपवर्तनांक μa, यानी एयर का अपवर्तनांक, यहां भी एयर होगा, स्लैब के बाहर, स्लैब के ऊपर। अब देखिए, ये डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1, ये कैसे हुआ, ये देखिए I1 है, I1, ये टोटल क्या होगा, ये टोटल भी I1 होगा, टोटल I1 होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल से। फिर क्या हुआ, ये दोनों I हो गया और ये क्या है, R1 है, तो बताइए डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 नहीं हो जाएगा, वही चीज यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन तो इसका बड़ा है लेकिन बहुत आसान। चलिए, तीसरा क्वेश्चन जो था उसका, इसके जस्ट पहले जो चीज हम लोग चल रहा है उसका तीसरा क्वेश्चन जो है, पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक हमको ज्ञात करना था। उसके लिए हमने जो ये फिगर बनाया है, किसको क्या माना है, वो चीज हम भाषा में हम दिखाए हैं। माना कि यहाँ हमने आपको पिछले बार हमने आपको बोल दिया था कि ये स्लिट की क्या है, चौड़ाई है, ये चौड़ाई नहीं मोटाई है स्लिट की। माना कि PQRS एक आयताकार कांच है जिसकी मोटाई एवं अपवर्तनांक, मोटाई दे दिया T, अपवर्तनांक μg है, हवा की अपवर्तनांक μa है, कांच की प्रथम अपवर्तनांक सतह PQ है, PQ ये अपवर्तनांक सतह है। आपतन बिंदु B पर आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः I1 और R1 है तथा विचलन कोण डेल्टा है, विचलन कोण यहाँ डेल्टा है। कांच की द्वितीय अपवर्तनांक सतह RS की अपवर्तनांक बिंदु C, RS है, RS या SR बोलिए, अपवर्तनांक जो सतह है उसके बिंदु C पर आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण क्रमशः I2 एवं R2 है, I2 एवं R2 है तथा पार्श्विक विस्थापन D है। ठीक, पार्श्विक विस्थापन हमारा D है। अब देखिए, आपतन बिंदु B पर स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, आपतन बिंदु B पर जब स्नेल का नियम लगा रहे हैं तो क्या होगा, μa, यानी आपको स्नेल का नियम पहले बताया गया है कि क्या बताया गया कि पहला माध्यम का अपवर्तनांक इनटू sin I इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इनटू sin R1, यही था ना, हाँ यही था, ट्रू नहीं माना गया था, म्यू sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये क्या बताया गया था। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इस हिसाब से स्नेल के नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, μ1 यानी पहला माध्यम का अपवर्तनांक μa इनटू sin I इक्वल टू μg, इसका दूसरा जो है, दूसरा का अपवर्तनांक क्या है, μg इनटू sin R। ठीक है, इस हिसाब से हमारा काम किया गया। तो ये क्या हो गया, sin I sin R। तो देखिए I क्या है, I1 नाम दिया गया है, इसको क्या दिया गया है, नाम R2 दिया गया है, R1 दिया गया है। तो I1 R1 इक्वल टू μg बाई μa, नीचे वाले को ऊपर लिखते, ऊपर वाले को नीचे, यानी I1 R1 इक्वल टू इतना, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु C पर स्नेल का नियम लगाते हैं। B पे तो लगा दिया, अब C पे लगाते हैं। C पे लगाते हैं तो स्नेल का नियम लिखते हैं, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, μg sin I2 इक्वल टू μa sin R2। ठीक, तो वही हमने लिखा μ sin I2 इक्वल टू μa sin R2। फिर क्या किए, I2 ये R2 को इधर लाए, sin R2 को इधर लाए, ये μa बाई μg हो गया, उसके बाद g ऊपर चला गया, a नीचे चला आया, इक्वेशन सेकंड। अब ये देखिए, ये किसके लिए, ये नाव केस किसके लिए था, ये आपतित किरण के लिए था। ठीक है, अब क्या होगा, पुनः प्रकाश लौटने की स्थिति में, जब प्रकाश वापस लौट रहा है तो उस स्थिति में लिख रहा है बिंदु C पर
स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है कि पहला माध्यम यानी बिंदु सी पे निकाल रहे हैं तो पहला माध्यम इधर से पहला माध्यम क्या म्यू ए साइन r2 इक्वल टू दूसरा माध्यम जिसमें अपवर्तित किरण गया है तो दूसरा माध्यम क्या म्यू जी इनटू साइन i2। तो हमने वो चीज लिखा, फिर हेर फेर किया, इसको इधर लाया, इसको हमने यहां लाया और ये इसको हमने इधर भेजा तो म्यू जी बाई म्यू ए, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ए म्यू जी, इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, इसी प्रकार बिंदु बी पर, अब ये ले आया बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर भी क्या हुआ, ऐसे ही काम हुआ, सेम ऐसे ही काम किया, इसे इक्वेशन को 4 मिला। ठीक, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपतन बिंदु बी पर स्नेल का नियम लगाते हैं। आपतन बिंदु बी पर, इस पर स्नेल का नियम लगाते हैं। आपतन बिंदु तापीय किरण क्या है, ये है, तो म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू ए साइन आर, म्यू ए साइन आर। फिर क्या किए, इसको हम यहाँ लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं, हेर फेर किए, करने के बाद में ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट मिला। अब क्या करता है ट्रायंगल बी ओ ए, अब ट्रायंगल बी ओ ए में आते हैं, साइन आई इक्वल टू क्या होता है साइन आई पी बाई एच होता है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ओ बी, तो ए बी बटा ओ बी इक्वेशन सेकंड लिया। फिर इन ट्रायंगल बी आई ए में जाते हैं, फिर यहाँ साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई बी आई, तो ए बी बाई बी आई या आई बी इक्वेशन थर्ड लिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से देखिए क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में साइन आई का मान यहां से ये उठाकर रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में साइन आर का मान ये उठा के यहां रखते हैं, यानी कुल मिला के साइन आई का मान आपका कितना था, साइन आई का मान आया था ए बी बटा ओ बी। उसके बाद साइन आर का कितना आया था, साइन आर का आया है ए बी बटा आई बी। तो देखिए बटा में तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटा ओ बी इंटू आई बी बटा ए बी। तो वही चीज हमने लिखा, वही चीज हमने इतना दिखाया नहीं, हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो हमारा दिया था वही रहेगा म्यू ए म्यू डब्ल्यू। उसके बाद में ए बी से भी कट गया था, आई बी ओ बी इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए यदि कोण का मान बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब बी लगभग क्या होगा, मतलब कि ये कोण जो है आई जो है जब छोटा होता तो बी क्या होता, जब बहुत छोटा होता है अप्रोक्सीमेट ए के करीब कहीं होता बी, तो ए के करीब कहीं बी होता, लगभग ए के करीब बी होता, तो देखिए ओ बी जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाता, ओ ए के बराबर हो जाता। जब इसके करीब होता तो ओ बी ओ ए के बराबर हो जाता, और आई बी जो है वो क्या हो जाता, ए आई हो जाता या आई ए हो जाता। तो हमने इतना लिखा। फिर देखिए समीकरण 4 में इस मान को रख देते हैं, इस मान को रखने के बाद में आई ए इस फिगर को देखिए, आई ए जो है हमारा कितना है वाई ए, हमने वाई लिखा, और ए ओ जो है या ओ ए जो है हमारा एक्स है, तो हमने एक्स रखा। फिर ये राइट साइड वाला वैसे ही जो का था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको ऊपर इसको नीचे किया, तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, पलट दिए। अब देखिए यहीं से हमारा फॉर्मूला मिल गया, वास्तविक गहराई, यही हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला, वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक गहराई इक्वल टू क्या होता है 1 बाई म्यू डब्ल्यू ए। ठीक, और हमको क्या बोला, आभासी विस्थापन बोला था, यानी यहाँ देखिए वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के बीच संबंध का स्थापित करना था। तो वास्तविक गहराई और काल्पनिक गहराई के बीच में संबंध तो हमारा स्थापित हो गया, लेकिन अगर आभासी विस्थापन हम निकालना चाहते हैं, आभासी विस्थापन मतलब कि कितना हमको आभास हो रहा है कि वो प्रतिबिंब कितना ऊपर है, यानी वो लाइट कितना ऊपर है, तो वास्तविक देखिए 0 पे हमको प्रतिबिंब मिला है आई पे, यानी आभासी प्रतिस्थापन ओ आई होगा, यानी कितना दूर ऊपर हमको दिखाई दे रहा है वो चीज निकालना है। तो ओ ए माइनस ए आई।
तो x माइनस वाई, x कॉमन कर लिया, y इक्वल टू 1/x, y x का मान यहाँ से डाल दिए, y/x का मान हमने ये डाल दिया। अब चाहो तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, इसको और बढ़ा सकते हो, o i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 1 माइनस 1 ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, यानी म्यू a w, ये हो गया आभासी विस्थापन का सूत्र। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांति कोण एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक एवं क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करें। यानी 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला है क्रांति कोण, दूसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और तीसरा बोल रहा है कि माध्यम के अपवर्तनांक एवं क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी एक्सप्रेशन याद करना है। चलिए पहला हम लोग क्या करते हैं, क्रांति कोण को डिफाइन करते हैं। क्रांति कोण को डिफाइन करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपवर्तित किरण अपने मूल पथ से विक्षेपित होकर अविलंब से दूर हट जाती है, और यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तब इसके संगत आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। यानी क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांति कोण कहते हैं, और इसे C द्वारा या IC द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका एक हम फिगर बताते हैं, रफली एक फिगर बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये नॉर्मल हो गया, यहां से लाइट गई, लाइट ये कौन सा मीडियम है, ये सघन है, और ये कौन सा है, ये विरल है। सघन से ये नॉर्मल है, सघन से विरल में जा रही है, यानी ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, सघन से विरल में जा रहा है, तो ये अविलंब से दूर भागेगा, और इस प्रकार भागता है कि वो क्या होता है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेता है। तो इस प्रकार बना एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। वही चीज यहाँ बोला गया, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी यहाँ से नॉर्मल से लेकर के यहाँ तक का ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, यही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं, क्रांति कोण किसी सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको पढ़ते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का क्या उधर क्या था, क्रिटिकल में इधर इस पे था, जब 90 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। वही चीज बोल रहा है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, तब अपवर्तित किरण अपनी ही पूर्व माध्यम में प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए, प्रकाश के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया कि ये इंसिडेंट रे आई, और यहाँ पे क्या हो गया, क्रांति कोण, यानी 90 से ज्यादा का कोण बनाएगा, यानी अपने ही माध्यम में, वाटर से निकला था, वाटर में ही वो पूर्व माध्यम यानी अपने ही माध्यम में किसका पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जल्दी नोट कीजिए इसको, एक और क्वेश्चन इसका बच गया है, क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका तीसरा टॉपिक देखते हैं, क्रांति कोण के बीच संबंध स्थापित, वो करना था हमको। तो देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक एवं क्रांति कोण के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मीडियन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, ये क्या है,
PQ जो है हमारा एक अपवर्तक सतह है, PQ के नीचे ई जो हम लिए हैं, PQ के नीचे हमने वाटर लिया, ये कौन सा मीडियम हो गया, ये सघन हो गया, और ये एयर जो है वो विरल माध्यम हो गया। ठीक, वो हमने लिखा। माना कि ए भी एक अपवर्तक सतह है जो विरल माध्यम एवं सघन माध्यम को अलग करती है। विरल एवं सघन माध्यम, विरल एवं सघन माध्यम हवा एवं पानी है, जिसकी अपवर्तनांक क्रमशः म्यू डब्ल्यू यानी वाटर का म्यू डब्ल्यू है और एयर का म्यू है। अपवर्तक सतह के बिंदु O पर क्रांति कोण C है, यानी अपवर्तक सतह बिंदु O पर क्या है, बिंदु O पर क्रांति कोण हमारा C है। क्रांति कोण कब, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्रांति कोण पढ़ा था। क्रांति कोण कब होता है, जब इंसिडेंट रे क्या हो, जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद में क्या करे, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले, तब वो इंसिडेंट एंगल जो बनता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब देखिए आपतन बिंदु O पर स्नेल का नियम लगाते हैं, आपतन बिंदु O पर स्नेल का नियम लगाते हैं, O पर स्नेल का नियम लगाते हैं। लाइट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यानी ये मीडियम यानी म्यू डब्ल्यू साइन C इक्वल टू म्यू A साइन R होगा। तो देखिए हमने वही लिखा, स्नेल का नियम लगाते हैं, म्यू डब्ल्यू साइन C म्यू A साइन 90 डिग्री यानी R इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए 90 का 1 होता है, यहाँ म्यू ए हो गया, W को हमने इधर लाया, C को इधर रखा, ये आएगा इसके नीचे चला जाएगा, तो इसका क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, तो हमने क्या लिखा, A म्यू A W, और क्या हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, यानी हमारा क्रिटिकल एंगल यानी C का मान हमारा ये हुआ। जो हमको बोला था यहाँ क्वेश्चन में कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण में जो संबंध निकालने के लिए, वो हमारा ये संबंध स्थापित हो गया। जल्दी नोट कीजिए।